नमस्ते दोस्तों, करंट चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे इस नए सेगमेंट टॉप 10 ऑफ द डे में हम 10 बेहतरीन करंट अफेयर्स की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं दिन की सुर्खियां। नेपाल और चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जारी की। ये नई ऊंचाई होगी 8,848.86 मीटर। पुरानी ऊंचाई से इस नई ऊंचाई का माप 86 सेंटीमीटर अधिक होगा। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 35 वर्षीय बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किया था डेब्यू। यूपी सरकार ने थारू गांवों को यूपी वन निगम की होम स्टे योजना में किया शामिल। अब थारू जनजाति के लोगों की झोपड़ियों में रहेंगे आने वाले पर्यटक। वेलकम फ्रेंड्स, टॉप 10 ऑफ द डे में हम एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल में भी क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। और इसका सही आंसर है 10वां स्थान भारत को मिला है। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 के की पॉइंट्स। भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं और इसे साथ ही CCPI के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 10वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। यह लगातार दूसरा ऐसा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है। पिछले साल इसी लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर रहा था। वर्ष 2021 की रैंकिंग में पहले 3 स्थान रिक्त रहे, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की जो रणनीति थी उसको पूर्ण रूप से लागू करने में नाकाम रहा। इसलिए पहले 3 स्थान इसमें रिक्त है। सूचकांक में स्वीडन 4थे नंबर पर, UK 5वें, डेनमार्क 6ठे, मोरक्को 7वें, नॉर्वे 8वें और चिली 9वें स्थान पर शामिल है। आज का दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर। और इसका सही आंसर है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के की पॉइंट साथ में इसकी थीम को समझते हैं। भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 31 अक्टूबर 2003 से संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के द्वारा पारित होने के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। इस थीम को सिंपली समझते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 जैसी गंभीर पेंडेमिक चल रही है, इस वजह से हमारा काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन इससे हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम ईमानदारी से और निष्ठा से काम करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का थीम रिकवर विथ इंटीग्रिटी रखा गया है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? और ऑप्शन है रमेश पवार, रिद्धिमान साहा, पार्थिव पटेल और नयन मोंगिया। और इसका सही आंसर है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। आइए जानते हैं पार्थिव पटेल के बारे में अन्य प्रमुख बातें। 35 वर्षीय बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले। उन्होंने आखिरी बार 2018 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अनिल त्यागी, राजकमल झा, मोहनदास और राहुल सचदेवा। इसका सही आंसर है राजकमल झा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर है राजकमल झा। राजकमल झा को उसके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं राजकमल झा सर के बारे में अन्य की पॉइंट्स। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उसके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुंडेलो ने की। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन से $5,000 का ये पुरस्कार देने की ऑनलाइन घोषणा की गई। राजकमल झा की यह किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में है। निम्न में से किसने नए संसद भवन की आधारशिला रखी? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में प्रमुख बातें। नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच का दर्पण होगा।
इस नई इमारत का निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका डिजाइन HCP डिजाइन फर्म के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि गुजरात बेस्ड है। मौजूदा संसद भवन के बारे में थोड़ी सी अन्य बातें जानते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ, जो कि 1927 में पूरा हुआ। इस इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड अर्विन के द्वारा किया गया था। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई बैग पॉलिसी के बारे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का वजन निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 8 किलोग्राम। और इसका सही आंसर है 5 किलोग्राम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकारी स्कूलों में स्कूल बैग का वजन हमेशा विवादों में रहा है और इसी विवाद को खत्म करते हुए मौजूदा सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते यानी बैग का वजन उनके वजन से कम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी पॉलिसी के तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच तय किया गया है। जबकि प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भी बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इस नई बैग पॉलिसी में सरकार द्वारा सूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई घोषित की। नई ऊंचाई पिछले माप से कितनी सेमी अधिक है। ऑप्शन है 10 सेमी, बी 36 सेमी, सी 50 सेमी या डी 86 सेमी। और इसका सही आंसर है 86 सेमी। आइए जानते हैं इस करंट अफेयर्स की पॉइंट्स। इससे पहले चीन द्वारा 8,844 मीटर की और नेपाल द्वारा 8,847 मीटर की ऊंचाई का दावा किया गया था, लेकिन 2 वर्ष तक संयुक्त रूप से इन दोनों देशों ने सर्वेक्षण किया और इसके बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई संयुक्त रूप से घोषित की है। इस नई ऊंचाई में 8,848.86 मीटर, यानी ये नई ऊंचाई पिछली वाली से 86 सेंटीमीटर अधिक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट कोमलोंगमा के नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जो कि एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में सर्वेयर जनरल के रूप में कार्य किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पहली बार 1953 में भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंडर एडमंड हिलेरी के द्वारा मापा गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपोर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में भारत के कौन से 2 नए शहर शामिल किए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर और कोटा, बी ग्वालियर और ओरछा, सी ग्वालियर और कोटा, डी सूरत और नागपुर। और इसका सही आंसर है बी ग्वालियर और ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आइए यूनेस्को और ग्वालियर और ओरछा के बारे में अन्य की पॉइंट्स समझते हैं। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले वाले शहर यानी ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप्स की सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों का विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संशोधन जुटाएगा। भारत के इस 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को इस लिस्ट में स्थान मिलने के बाद अब भारत के कुल 40 शहर इस सूची में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर ओरछा, जिसका अर्थ होता है छिपे हुए महल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है। यह 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर और बघेल कछवाहा और सिंधिया राजवंश ने इस पर शासन किया। यह बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है और इसमें स्मारक, किले और महल शामिल है। इस शहर में प्रसिद्ध स्थानों में सूर्य मंदिर, जलविलास पैलेस, तानसेन का स्मारक, तिघरा डैम, 15वीं सदी के गुजारी महल पैलेस शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, किस महिला को प्रथम स्थान मिला है। इसके ऑप्शन है किरण मजुमदार शॉ, कमला हैरिस, सी एंजेला मर्केल या डी निर्मला सीतारमन। इसका सही आंसर है सी एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है। आइए जानते हैं इस करंट अफेयर के अन्य की पॉइंट्स। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर है। कमला हैरिस इस सूची में 3रे स्थान पर, जबकि निर्मला सीतारमन इस सूची में 41वें स्थान पर रही है। 70वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें रोशनी नडार
मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो भी शामिल है। इसके साथ लैंडमार्क समूह की रेणुका जगतियानी को भी इस सूची में स्थान दिया गया है। और आज के दिन का हमारा 10वां यानी आखिरी सवाल, भारत का पहला जल मेट्रो फेरी जनवरी 2021 में कहाँ शुरू किया जाएगा? इसके ऑप्शन है मुंबई, हुगली रिवर, सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और डी कोचीन। और इसका सही आंसर है डी कोचीन। कोचीन में पहली जल मेट्रो फेरी शुरू की जाएगी। ये जल मेट्रो फेरी और कोचीन के बारे में अन्य प्रमुख बातें जानते हैं। भारत की पहली जल मेट्रो नौका परियोजना को कोचीन शिपयार्ड में जनवरी 21 को शुरू किया जाएगा। इसे सबसे पहले वादुतला और ककड़नार मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा। यह परियोजना कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की गई है। यह परियोजना 38 टर्मिनलों के साथ 78.2 किलोमीटर में फैले 10 द्वीपों को जोड़ेगी। इस परियोजना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली फेरी में 100 यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता होगी। यह फेरी इलेक्ट्रॉनिक एवं सौर ऊर्जा से संचालित की जाएगी। कोची के बारे में अन्य फैक्ट्स जानते हैं। यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र है। कोची मेट्रो 18.4 किलोमीटर में 16 परिचालन मेट्रो स्टेशन के साथ फैला हुआ है। इन 10 करंट अफेयर्स के बाद अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? इसके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, ब्रेक डांस और कबड्डी। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जितना हो सके उतना डिटेल में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।